हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की ये वीडियो जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे कोर्स नंबर 302 की टीचिंग ऑफ अ सोशल साइंस, और ये यूनिट नंबर 2 के नोट्स हैं। यूनिट नंबर 1, 3 एंड 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें बहुत से टॉपिक्स आपने ऑलरेडी इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश में पढ़ रखे हैं, तो वापस इसको रटा मारने की कोशिश नहीं करना। जो आपको याद है वही लिख कर आना। बिना देरी किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है जिसमें ऑडियो है एक वर्ड और एक वर्ड विजुअल है। दोनों का अलग अलग मतलब है। ऑडियो एड्स वो डिवाइसेस होते हैं जो आपको कोई मैसेज या कोई टीचिंग मटेरियल आपको कन्वे करते हैं, सिर्फ वो मटेरियल जो आप सिर्फ सुन सकते हो, ठीक है। विजुअल एड्स वो डिवाइसेस होते हैं जो आपको कन्वे करते हैं जो मैसेज देखने के द्वारा, उस मैसेज को आप विजुअलाइज कर सकते हो। और जब हम ऑडियो विजुअल एड्स को कंबाइन कर देते हैं तो ये एक ऐसा डिवाइस बन जाता है जहाँ पे आप मटेरियल को देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपकी साइट ऑफ सेंस एंड साइट ऑफ हियरिंग दोनों को, साइट ऑफ सीइंग और साइट ऑफ हियरिंग दोनों को इंक्लूड कर देता है, जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस एनहांस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो हमारी नॉलेज को क्लियर करते हैं, क्योंकि हम इसमें अपने सारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, जिससे हमारी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली हमें समझ आती हैं और लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। तो ऑडियो विजुअल एड का काम होता है बेसिकली आपको ऐसे पढ़ाना कि आपको लगे कि आप रियल लाइफ में इस चीज़ को देख के समझ के पढ़ रहे हो, ठीक है। और एग्जांपल है हमारे ऑडियो विजुअल एड्स की, जैसे कि वीडियोस, पिक्चर्स, स्लाइड शोज, डायग्राम, चार्ट्स, मैप एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग। और आप इस ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करके अपनी टीचिंग प्रोसेस को एंजॉयबल, डायनेमिक और एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ पढ़ा सकते हो, जिसमें बच्चों की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। अब हमारी डेफिनेशन की बारी आती है। तो एस जेम्स जो हमारे एक ऑथर थे, उन्होंने ये डिफाइन किया था कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो कोई भी ऐसा डिवाइस है जो यूज़ करे टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कंसंट्रेट, रियलिस्टिक एंड डायनेमिक। जबकि वी गुड कहते हैं कि ये वो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस हैं जो इंटीमेट करती हैं, स्टिमुलेट करती है और रीइंफोर्स करती हैं लर्निंग को। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड में सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स या फिर अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है उसे कंसंट्रेटेड और अंडरस्टैंडेबल में वे में पढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें विजुअल थिंग्स और ऑडिटोरियल थिंग्स दोनों इंक्लूडेड होती हैं। द नेक्स्ट इज ये इम्प्रूव करते हैं रिटेंशन को, क्योंकि हमने चीज़ों को देख के समझा पढ़ा होता है तो हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। थर्ड इज एंगेजमेंट। इसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है और बच्चे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट लेते हैं और एंगेज करते हैं, खुद को क्वेश्चंस पूछते हैं, चीज़ें सीखते हैं और फोकस्ड होकर चीज़ों को पढ़ते हैं। मल्टी सेंसरी लर्निंग है, क्योंकि इसमें आपकी विजुअल भी और ऑडिटोरियो भी चीज़ें आपकी इंक्लूड है, आपका ब्रेन इंक्लूड है, आपकी आंखें देख रही हैं चीज़ को, आपका दिमाग समझ रहा है और आपका आपके कान सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ मल्टी सेंसरी लर्निंग। नेक्स्ट इज अ क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आइडिया। जो आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं जिनको आप सिर्फ बोल के समझ नहीं पाते, जिसमें डेमोस्ट्रेशन की नीड होती है, तो वो आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन और डेमोस्ट्रेशन की हेल्प से इजीली समझ लेते हो। ये आपको फैसिलिटेट करता है लर्निंग प्रोसेस, ये ब्रेक डाउन करता है बैरियर्स ऑफ अ लर्निंग, और ये लर्निंग प्रोसेस को मोर एक्सेसिबल बनाता है। और खासकर जो क्या कहते हैं हम, इंक्लूसिव डिवर्स लर्निंग होती है, जो स्पेशली चाइल्ड्स होते हैं या फिर हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड के अकॉर्डिंग, या फिर जैसे कोई वीक लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, उनके अकॉर्डिंग भी हमें ये पढ़ाते हैं। सपोर्ट करते हैं एक्टिव लर्नर, क्योंकि बच्चे इसमें देख एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और चीज़ों के रिप्लाई भी करते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करते हैं, क्योंकि हम विजुअल डायग्राम से चीज़ों को दिखते हैं, समझते हैं और हम टीचर के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, हम उसकी वर्बल एक्सप्लेनेशन को सुनते भी हैं। ये कल्चर सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हैं। ये हमें डिफरेंट बैकग्राउंड, लैंग्वेज और लर्निंग परफॉर्मेंस बताते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को देख रहे हैं और उनको सुन भी रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको कैसे बोला जा रहा है। ये हमें रियल वर्ड कंटेक्स्ट प्रोवाइड कराते हैं। हमें क्लासरूम में ऐसे लगता है कि हम चीज़ों को रियलिटी में देख के सीख रहे हैं। ये स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, ताकि वो इंकरेज करते हैं, एक तो वो सेल्फ स्टडी भी करे और इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़े और समझे, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्सेटाइलिटी। ऑडियो विजुअल एड्स का हम बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, जैसे स्लाइड शो हो गया, वीडियोस होगी, एनिमेशंस हो गई, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल है टीचर लर्निंग प्रोसेस के लिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ टीवी ही एक ऑडियो विजुअल एड है, अगर वो नहीं है किसी दिन तो आप पढ़ा नहीं पाओगे। यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ अ पीपीटीज, जहाँ पे पीपीटी पे आपको चीज़ें दिखाई देंगी और टीचर जो आपको समझा रही होगी वो एज अ विजुअल एड काम करेगा। अब बहुत सारे विजुअल एड्स आपके सिलेबस में थे जिनको आपको एक्सप्लेन करना था, तो वहाँ पे मैं आपको लिखती हूँ उनकी
ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चॉक बोर्ड है। तो चॉक बोर्ड क्या होता है, एक स्मूथ और टिपिकली डार्क कलर की सरफेस है जहाँ पे हम लिखते हैं स्लेट के साथ या फिर जिसको हम चॉक कहते हैं सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल के साथ। ठीक है, यूज फॉर राइटिंग एंड ड्राइंग विद अ चॉक। ठीक है, ये कॉमन फिक्सचर इन अ क्लासरूम होता है, लेक्चर हॉल में होता है, मीटिंग रूम में होता है, जहाँ पे हम इसको सर्व करते हैं एज अ विजुअल एड फॉर प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, सॉल्विंग द प्रॉब्लम और इलस्ट्रेटिंग द कंसेप्ट। तो ये एज अ विजुअल एड काम करता है और टीचर जब वो चीज़ों को समझाता है तो ये ऑडियो विजुअल दोनों की तरह बन जाता है। अब इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये ईजी टू अरेज एंड री यूज है, ये इंटरेक्टिव टीचिंग प्रमोट करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं तो टीचर से की बात सुन भी रहे हैं तो इंटरेक्टिवली एंगेज करेंगे। ये अकोमोडेट कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप एक ही टाइम पे दे सकते हो। ये विजुअल लर्निंग को एनहांस करता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए और डिफरेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये स्टूडेंट की एंगेजमेंट को एनकरेज करता है और कैन बी यूज्ड विद द कलर चॉक फॉर एम्फेसिस। आप जब आपको कोई डायग्राम बनानी होती है तो आपने देखा होगा कि आपका टीचर कलरफुल चार्ट से कोई आपको डायग्राम बना के बता देता है जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेबल करने के लिए एज अ कलरफुल चॉक का यूज़ करता है। अब इसके डिसएडवांटेज ये है, लिमिटेड स्पेस ऑफ अ कंटेंट, कुछ हद तक का ही कंटेंट इसमें आ सकता है, एक पॉइंट पे जाके जब ब्लैक बोर्ड खत्म हो जाएगा तो आपको इरेज करना पड़ेगा। चॉक डस्ट जो होती है उससे चीज़ें मेसी हो जाती हैं और फ्रिक्वेंटली बार बार इसको क्लीन करना पड़ता है। नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के लिए इतना फ्रेंडली नहीं है क्योंकि एक तो लकड़ी तोड़ के चॉक बोर्ड बना रहे हो, फिर वो डस्ट उठ रही है, ये सब कुछ। लिमिटेड कलर ऑप्शंस होती हैं, ब्लैक आता है, वाइट आता है, ग्रीन आता है, कुछ कलर्स में ही आता है। मे बी किसी को एलर्जी हो अगर उस चॉक से या डस्टर के पाउडर से तो उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कम्प्लेक्स चीज़ों को समझाने के लिए यूज़ नहीं होता है और सस्पेक्टेबल टू स्मडिंग। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारी एटलस। तो एटलस क्या होती है, बेसिकली एक कलेक्शन होती है मैप्स की जो एक बुक में होते हैं और डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये आपको जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट रीजन्स की, कंट्री की और कॉन्टिनेंट की। ठीक है, इट में इंक्लूड अ political, physical, thematic और historical map along with the supplementary information such as a static graphs और textual description। बेसिकली एक बुक आती है, बुक के बीच में बहुत सारे डिफरेंट मैप्स होते हैं और उन मैप्स के साथ उन मैप्स की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, तो वो जो एक कलेक्शन ऑफ अ बुक होती है, वो जो बुक खरीदने जाते हो मैप वाली, वो एटलस नहीं होती है, एक बुक होती है। जैसे आपकी बुक्स हैं वैसे आपकी बुक होती है, उसमें मैप्स होते हैं, वो फिल आउट हुए होते हैं और हर मैप की एक डिटेल दी गई होती है, तो उसको हम कहते हैं एटलस। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस हैं, ये कम्प्रीहेंसिव ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पोर्टेबल और एक्सेसिबल होता है, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ये डिटेल आपको एक्सप्लोरेशन कराता है किसी रीजन की, किसी कॉन्टिनेंट की, किसी सिटी की। यूजफुल किया जाता है एज अ रेफरेंस और रिसर्च मटेरियल। ये आपकी स्पाइटल अवेयरनेस को एनहांस करता है। इसको आप ऑफलाइन यूज कर सकते हो, ऑनलाइन किसी मैप की जरूरत या ऑनलाइन इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको एज अ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि स्टैटिक्स के बारे में कोई बता रहा है या किसी रीजन की स्पेसिफिक चीज़ों को बता रहा है, और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल चीज़ है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इसमें लिमिटेड स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन आती है कि अगर बुक में बता रहे हैं तो एक तो बुक जिस टाइम की होगी तब तक की स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होगी, अपडेटेड नहीं होगी, और दूसरा कुछ हद तक की चीज़ें दी गई होंगी, मे बी आउटडेटेड हो जाए। ठीक है, बल्क हो जाए, कैरी टू मल्टीपल वॉल्यूम्स। अब देखो, अगर आपको आज से 50 साल की पढ़नी है और 50 साल में अगर 100 बुक्स रिलीज हुई हैं तो आपको जब जाना होगा तो आप 100 बुक कैरी करके थोड़ी जाओगे। लिमिटेड और इनक्रिएटिव इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट पेजेस में होती है, कलरफुल भी चीज़ें कभी कभी नहीं होती हैं, तो इन क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाती है। एक्सपेंसिव फॉर द हाई क्वांटिटी और हाई क्वालिटी ऑफ एडिशन, और अगर आपको इसको कलरफुल वे में लेना है तो ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। कस्टमाइजेबल नहीं होती है, डिफिकल्ट हो जाता है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लिखना, और मे बी डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया की मे बी उतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो जितनी आपको इंटरनेट से मिल सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज अ मैप। मैप क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है स्पाइटल रिलेशनशिप और जोग्राफिकल फीचर्स की ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स बताते हैं, बॉडीज ऑफ वाटर बताते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बताते हैं और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। मैप्स बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, पेपर में भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं, इंटरेक्टिव भी होते हैं, और सर्व करते हैं एज अ पर्पस ऑफ रेंजिंग फ्रॉम नेविगेशन एंड प्लानिंग टू रिसर्च एंड एजुकेशन।
अब इसके एडवांटेज क्या है कि ये आपको फैसिलिटेट करते हैं नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन। आपने कहीं जाना हो, आजकल आप गूगल मैप यूज़ करते हो, चले जाते हो, ये आपको नेविगेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्पाइटल कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, ये आप कस्टमाइज कर सकते हो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ये आप अवेलेबल है बहुत सारे फॉर्मेट में, पेपर में भी, डिजिटल में, इंटरेक्टिव वे में। ये आपको यूजफुल है फॉर प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आपका रास्ता देखने के लिए काम आते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जोग्राफिकल रिलेशनशिप को एनहांस करते हैं, ठीक है। ये इंक्लूसिव है डिवर्स इन्फॉर्मेशन लेयर की, जैसे ट्रेन पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे कैसी है, क्या है चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कैन बी एनोटेटेड फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि लैक ऑफ एक्यूरेसी है, मे बी आउटडेटेड हो, लिमिटेड है क्योंकि 2D रिप्रेजेंटेशन है, रिक्वायर इंटरप्रिटेशन स्किल्स, अब उसको पढ़ना मैप को भी आना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्ट है फोल्ड करना और स्टोर करना लार्ज पेपर मैप को। कई बार बहुत बड़े बड़े मैप होते हैं तो उनको संभाल के रखना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल मैप जो डिपेंड करते हैं सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक इंटरनेट नहीं है तो नहीं चला सकते। सम एरिया मे नॉट बी अ वेल मैप, कुछ एरिया अच्छे से मैप्ड ही नहीं होते हैं। और कॉस्ट फॉर द हाई क्वालिटी मैप इज़ वेरी कॉस्टली, अगर कोई आपको बहुत हाई क्वालिटी का मैप चाहिए तो वो कॉस्टली होता है। और मे नॉट इंक्लूड अ डायनेमिक और रियल टाइम डाटा, इसमें कोई डायनेमिक या रियल टाइम डाटा नहीं प्रेजेंट होता। अब एक है हमारा ग्लोब। ग्लोब तो आपने सब देखा होगा, वो गोल सा जो होता है स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वो माउंटेड ऑन अ स्टैंड एंड एक्यूरेटली डिपिक्ट्स द प्लैनेट सरफेस फीचर्स इंक्लूडिंग लैंड मासेस, ओशंस एंड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये आपको एक 3 डायमेंशनल रिस्पेक्टिव देता है अर्थ का, और आपको अलो करता है कि आप विजुअलाइज करो उसकी शेप, उसके रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। इसकी एडवांटेज ये है कि आपको एक्यूरेट प्रेजेंटेशन देता है अर्थ की शेप की, आपकी एनहांस करता है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल ज्योग्राफी की। ये यूज़ किया जाता है जैसे लेंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझने में, पढ़ाने में। अलो करता है आपको विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ की एज अ होल, आपको डेमोस्ट्रेट कराता है कंसेप्ट लाइक रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ये कैन बी टेक्टल एंड इंटरेक्टिव, ये बहुत इंटरेक्टिव चीज़ है, वेरियस साइजेस में आता है और ड्यूरेबल होता है और लॉन्ग लास्टिक होता है एज कम्पेयर टू मैप्स। अब डिसएडवांटेज ये है बल्कि है नॉट ईजी टू पोर्टेबल। अब बहुत बड़ा अगर आपने ग्लोब खरीदा है तो उसको हर जगह उठा के जाना बहुत ईजी नहीं है। आप लिमिटेड टू व्यूइंग वन साइड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही साइड देख सकते हो क्योंकि ग्लोब गोल होता है और उसको आपको दूसरी साइड देखने के लिए घुमाना ही पड़ेगा। अब नॉट डिटेल फॉर द स्पेसिफिक रीजन, कुछ रीजन से बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई होती, जस्ट थोड़ा थोड़ा बताया होता है, बहुत डिटेल नहीं होती है। दूसरी ये चीज़ है कि अच्छा, और हाई क्वालिटी ग्लोब्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेस प्रैक्टिकल फॉर डिटेल्ड और स्मॉल एरियाज़ के लिए लेस प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि छोटा सा ऑलरेडी होता है तो आप किसी चीज़ को वाइड करके तो देख नहीं सकते, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में इसमें कुछ नहीं होती है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और ये स्पेशली फ्रेजाइल होते हैं चिल्ड्रन यूज़ के लिए। अब चार्ट्स की बारी आती है तो चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की और इन्फॉर्मेशन की, जो एक फॉर्म ऑफ ग्राफ्स या डायग्राम या टेबल्स की फॉर्म में दी जाती है, जो कन्वे करती है ट्रेंड, रिलेशनशिप या फिर कंपैरिजन, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करती है किसी कॉम्प्लेक्स डाटा सेट को ताकि आप उसको इजीली से समझ सको और आपके व्यूअर्स कुछ इंटरप्रेट कर सके इजीली। अब इसके एडवांटेज हैं कि ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को, एनहांस करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग थ्रू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन ऑफ अ डाटा, कस्टमाइज है फॉर द डिफरेंट ऑडियंस, यूजफुल है प्रेजेंट करने के लिए ट्रेंड्स और पैटर्न। ये आपको ईजी इंटरप्रिटेशन देता है डाटा की और कैन भी इंटरेक्टिव है, डिजिटल फॉर्मेट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग और प्रोसीजन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है एक्यूरेट डाटा इसमें आपको चाहिए, ओवर सिंप्लीफाई उनको ज़्यादा ही सिंप्लीफाई नहीं कर देना, या फिर तो कि समझ ही आनी चीज़ें बंद हो जाए, मिसलीड कर सकता है आपके प्रॉपर टॉपिक से या आपके जो प्रॉपर डाटा है उससे। लिमिटेड इन द टाइप ऑफ द डाटा, कुछ तरह के डाटा ही सिर्फ चार्ट्स पे हम बता सकते हैं। आपको बताने के लिए इंटरप्रिटेशन स्किल्स चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसको पहले बनाना भी पड़ता है, सूटेबल नहीं होता हर तरह के डाटा के लिए, और मे बी बिकम अ कटल्ड और डिफिकल्ट टू रीड विद टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको कई बार शायद इस पर समझ भी ना आए। अब मॉडल्स होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिस्टम और द कंसेप्ट, जो फिजिकली और वर्चुअली आप किसी को दिखाना चाहते हैं और आप रियलिटी में उस चीज़ को नहीं दिखा सकते। ये इलुस्ट्रेट करती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या बिहेवियर। ये रेंज करती हैं फ्रॉम द स्केल रेप्लिका ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट टू अ कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोसेसेस, और सर्व करती हैं एज अ टूल ऑफ एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस और कम्युनिकेशन। ये इसका कहने का मतलब है कि आप फिजिकली भी कोई ऑब्जेक्ट लेके जाके मॉडल दिखा सकते हो और ऑनलाइन भी कंप्यूटर सिमुलेशन की हेल्प से दिखा सकते हो। इसकी एडवांटेज बेसिकली ये होती है, एक अब्स्ट्रैक्ट या कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजिली समझाती है, ये मैनिपुलेट कर सकती है किसी एक्सपेरिमेंट को, आप इसमें विजुअलाइज लर्निंग करते हो। टीचिंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी है, या टॉपिक्स के लिए स्केल की जाती है फॉर द
द डिफरेंट पर्पस, ठीक है। आपको हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस देती है, यूज़ की जाती है डेमोस्ट्रेशन के लिए, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आपकी एनहांस करती है। अब डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली है, एक्यूरेटली नहीं होती टू प्रेजेंट द वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसके लिए आपको स्टोरेज की भी ज़रूरत है, क्योंकि मॉडल लार्ज है तो आप उसको कैसे रखोगे, फ्रेजाइल हो सकती है और टूट सकती है इजीली, लिमिटेड कन्वे करती है डायनेमिक प्रोसेस को, ठीक है। ऑलवेज असेसिबल नहीं होती लर्नर के लिए, इसको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरी होती है और ट्रेनिंग की ज़रूरत भी होती है अगर आप इसको पढ़ना और पढ़ाना चाहते हो उसके थ्रू। अब ग्राफ और विजुअल्स होते हैं। ग्राफ्स और विजुअल एक फॉर्म ऑफ अ ब्रॉड कैटेगरी है जहाँ पे हम विजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंग अ ग्राफ, चार्ट, डायग्राम्स, इमेज एंड अदर विजुअल एड। ये कन्वे करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी कंसेप्ट को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए और एंगेज करने के लिए ऑडियंस, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये कम्युनिकेट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ईजिली, ये क्विक अंडरस्टैंडिंग देते हैं आजकल के ट्रेंड्स और पैटर्न पे, ये अपीलिंग होते हैं विजुअल लर्नर्स के लिए, कस्टमाइज इसको आप कर सकते हो, इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग की हेल्प से भी आप लोगों को समझा सकते हो, आप मेक प्रेजेंटेशन कर सकते हो एंगेजिंग, ठीक है। आप इजीली इसको कंपैरिजन कर सकते हो इसकी हेल्प से कोई डाटा, और कैन भी क्रिएटिव यूज कर सकते हो इवन इन अ डिजिटल फॉर्मेट। अब इसमें एक्यूरेटली आपको डाटा चाहिए होता है, ओवर सिंप्लीफाई चीज़ें मिसलीड कर जाती हैं कभी कभी, प्रॉपरली ये डिज़ाइन होना चाहिए, लिमिटेड टाइप ऑफ डाटा ही रिप्रेजेंट कर पाते हो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, सारे टॉपिक्स के लिए सूटेबल नहीं होता है, टू मच इन्फॉर्मेशन कभी कभी क्लटर बना देती है, और आपको इसको पढ़ने के लिए भी, इंटरप्रेट करने के लिए भी स्किल्स होनी चाहिए। मल्टीमीडिया आगे है हमारे पास, जहाँ पे हम मल्टीपल फॉर्म्स लाइक मीडिया जो होते हैं हमारे, टेक्स्ट या ऑडियो या वीडियो, इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। ये कंपास करती है वाइड रेंज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे क्रिएट की जाते हैं टूल्स इनको बनाने के लिए, जैसे इसमें हमारी एजुकेशनल भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट भी हो सकती है और कम्युनिकेशन वीडियोस भी आ सकती हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि मल्टी लर्निंग स्टाइल वो अपील करती हैं, एंगेजमेंट का एनहांस करती हैं, रिटेंशन बढ़ाती हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस देती हैं, कन्वे करती हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ईजिली, सेल्फ स्पेस लर्निंग में हेल्प करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कंटेंट डिलीवरी में, और ये आपको असेसिबल होती हैं डिवर्स लर्नर को भी, और अपडेटेड ईजिली हो जाती हैं, और आप इसको ईजिली अपडेटेड मटीरियल को अवेलेबल कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि टेक्नोलॉजी की नीड चाहिए, टेक्नोलॉजी चलानी आनी चाहिए, कॉस्टली होती है, मे बी कभी कभी हमारी ये टेक्नोलॉजी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे बिल्कुल, और प्रेजेंटली असेसिबल बैरियर्स हो सकते हैं, कभी किसी के पास कंप्यूटर नहीं है या फ़ोन नहीं है, वो नहीं चला सकता, टेक्निकल स्किल्स की इसमें बहुत रिक्वायर्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें पहले बढ़ानी पड़ती हैं, और कॉपीराइट के जैसे भी इश्यूज इसमें हमें आ सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज इंटरनेट। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो इंटरकनेक्ट करता है बहुत सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस को, जो अनेबल करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, शेयर करने के लिए ऑनलाइन एक्टिविटीज़। ये हमें असेस देते हैं ड्यू टू द रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन, जो फैसिलिटेट कराती हैं कोलैबोरेशन, लर्निंग, कमर्स, एंटरटेनमेंट और ग्लोबल स्केल, ठीक है। अब इसके एडवांटेज ये हैं कि आप वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक सेकंड में असेस कर सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेटिव स्किल्स बढ़ती है, आपको डिस्टिंक्ट लर्निंग और रिमोट लर्निंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करती है, आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए अनेबल करती है, पर्सनलाइज टू द इंडिविजुअल लर्निंग नीड, और ग्लोबली कनेक्शन बनते हैं आपके, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स रखती है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, अब पोटेंशियल फॉर द इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड एंड डिस्ट्रैक्शन, क्वालिटी और एक्यूरेसी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, प्राइवेसी कंसर्न का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कभी कभी शुरू में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, डिपेंड होती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिजिटल डिवाइड द इश्यूज इन सम रीजन, अब कई जगहों पे ये नहीं चल पाती ड्यू टू सम डिजिटल इशू, और पोटेंशियल फॉर द ऑनलाइन हरासमेंट एंड द मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास स्क्रैप बुक। तो स्क्रैप बुक आपने देखा ही है कि एक पर्सनल कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ होती है, जहाँ पे हम टिपिकली ऑर्गेनाइज करते हैं क्रिएटिव और थीमेटिक मैनर्स में चीज़ों को, और ये प्रिजर्व करती है मेमोरीज, एक्सपेरिमेंट्स और सेंटिमेंट, ये सर्व करती हैं एज ए टेंजिबल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट एंड द माइलस्टोन एंड द रिलेशनशिप, ये रिफ्लेक्ट करती है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट एंड द वैल्यूज़। मतलब कि आप सोचो, आपने कोई स्क्रैप बुक में अगर आप हिस्ट्री का कुछ बता रहे हो कोई टॉपिक, तो आपने स्क्रैप बुक में उसके बारे में सारी पिक्चर्स लगानी है, एक बुक है जिसमें आपने कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स लगाई हैं, और वो एज अ मेमोरी आपकी एनहांस करने के लिए, कोई टॉपिक समझाने के लिए विद द विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज ये है कि प्रिजर्व करती है मेमोरी और एक्सपीरियंस, स्टिमुलेट करती है
आपकी क्रिएटिविटी, आप में सेल्फ एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करती है, आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। ये आपको टेंजिबल रिकॉर्ड इवेंट्स और माइलस्टोन देती है, ठीक है। ये इनकरेज करती है आपके रिफ्लेक्शन और ग्रेटिट्यूड। ये आपको बेनिफिट्स देती है एज अ स्ट्रेस रिलीवर और फैसिलिटेट करती है सोशल कनेक्शन थ्रू द शेयरिंग्स, ठीक है। और कैन बी पास डाउन एज ए हेरी लूम्स। अब डिसएडवांटेज ये है कि इसको टाइम और एफर्ट चाहिए बनने के लिए, डैमेज हो सकती है, गुम हो सकती है, ठीक है। लिमिटेड मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, क्लटर्ड हो सकती है, डिसऑर्गेनाइज हो सकती है कभी आगे जाके टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च करना चीज़ों को इतना आसान नहीं रहता, लिमिटेड ही आप इसको शेयर कर सकते हो क्योंकि ये फिजिकल फॉर्मेट पे होती है, तो आप एक टाइम पे 10 लोगों को नहीं दे सकते। ये कॉस्टली है, ठीक है, अगर आपने हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल को यूज़ कर रखा है। और ये नेगेटिव इमोशन लेती है जब आप रीविजिट करते हो कुछ मेमोरीज पे, और जो मेमोरीज कभी कभी बहुत बुरी होती हैं वो आपको सैड कर देती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें रोल और ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है इन चीज़ों की, जिसमें हमारा सबसे पहले है फील्ड ट्रिप। तो फील्ड ट्रिप आप सबको पता ही है कि एक एजुकेशनल एक्सकर्शन है। जब आप पिकनिक पे जाते हो या आप कहीं घूमने जाते हो स्कूल के साथ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो उसको हम फील्ड ट्रिप कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को क्लास के बाहर लेके जाया जाता है रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट दिखाने के लिए, ताकि वो उसको एक्सप्लोर करें और चीज़ों को रियलिटी में कैसे देखा जाता है, किया जाता है, उस चीज़ को समझ सकें। ये विजिट आपके म्यूजियम में भी हो सकती है, किसी हिस्टोरिकल साइट पे भी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन पे भी हो सकती है, या किसी नेचुरल लैंडमार्क पे भी होती है। इसका रोल यही होता है कि आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोवाइड करें, ये रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट दे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, या आपके ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंग्स को एनहांस करें, ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटी को एनहांस करें, ठीक है। और ये स्टिमुलेट करें क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट आपका सब्जेक्ट के तरफ, और ये प्रमोट करें इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, आपको इनकरेज करें एक्सप्लोर करने के लिए डिवर्स पर्सपेक्टिव, और ये मेमोरेबल लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम आपके साथ क्रिएट करें। अब इसके स्टेप ये होते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करो रेलिवेंट डेस्टिनेशन और साइट्स रिलेटेड टू सोशल साइंस, थीम्स ऑब्टेन करो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कहाँ ट्रांसफर है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। फिर एक्टिविटीज़ को प्लान करो कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करो लॉजिस्टिक और सेफ्टी मेजर्स के साथ, और फिर प्री टिप्स ओरिएंटेशन करो और पोस्ट टिप रिफ्लेक्शन देखो। अब इसके एडवांटेज ये है कि एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखा रही है, आपके एंगेजमेंट को एनहांस कर रही है, ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपोजर दे रही है, ये आपकी स्टिमुलेट कर रही है क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को, ये फोस्टर कर रही है टीम वर्क और कोलैबोरेशन को, ये डीपन करती है आपकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, ये स्ट्रेंथ करती है कनेक्शन बिटवीन थ्योरी एंड द प्रैक्टिस, ठीक है। और ये मेमोरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस करती है। डिसएडवांटेज यही है कि केयरफुल प्लानिंग और सुपरविजन चाहिए होती है, ये कॉस्टली हो सकती है विद द टाइम रिसोर्स एंड द लॉजिस्टिक, सेफ्टी कंसर्न ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट हो सकती है विद द फिजिकल डिसेबिलिटी, पोटेंशियल डिस्टर्बेंस हो सकती है टू द रेगुलर क्लास ड्यू टू द डिसेबल चाइल्ड, ओके। एंड पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन हो सकती है आपके रेगुलर शेड्यूल में, क्योंकि अब आपको पिकनिक पे जाना है तो मे बी आपका सिलेबस उस रीज़न से पीछे रह जाए। अगर पिकनिक किसी 3 दिन की है तो आपको कहीं ना कहीं हार्म होगा सिलेबस में। वेदर और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम इसको बाहर करते हैं, आउटडोर में करते हैं, या हमें आउटडोर से ही होकर कहीं ना कहीं जाना होता है, और मे बी कई बार ये करिकुलम के टॉपिक के साथ अलाइन ना करे, और इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसको असेस करके बच्चे को इवेलुएट करना। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ सोशल साइंस क्लब। सोशल साइंस क्लब वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो फोकस करती हैं सोशल साइंस के टॉपिक पे, जैसे सोशियोलॉजी पे, फियोलॉजी पे, एंथ्रोपॉफी पे, इकोनॉमिक्स पे और पॉलिटिकल डिस्कशन पे, एंड इवेंट टू डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट विद द सोशल इशूज़। तो इसका रोल ये है कि सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस कल्टीवेट करती हैं, अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन में, ये लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स आप में डेवलप करती हैं, सिविक एंगेजमेंट एंड सोशल स्किल्स आप में डेवलप करती हैं, सपोर्ट करती हैं आप में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और डिबेट, ठीक है। ये फैसिलिटेट करती है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एक्सपीरियंस, क्रिएट करते हैं प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप, कॉम्प्लीटमेंट फॉर्मल एजुकेशन विद एक्स्ट्रा करिकुलर रिचमेंट। अब इसके स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले आपको रिक्रूट करना होता है इंटरेस्टेड स्टूडेंट को फैसिलिटी एज अ फैकल्टी मेंबर और एडवाइज़र। फिर आपको क्लब का क्या मिशन है, क्या गोल है, क्या एक्टिविटीज़ होगी वो डिसाइड करना पड़ता है। फिर आपको रेगुलर मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, डिस्कशंस करने पड़ते हैं, इवेंट्स डिसाइड करने पड़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपको स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, या फिर एक्स्ट्रा स्कूल्स अदर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, ताकि आपको सपोर्ट और रिसोर्स मिल सके। आपको प्रमोट करना होता है इन क्लब को और न्यू एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ को, ताकि आप न्यू मेंबर्स को रिक्रूट कर सको। एडवांटेज यही है कि ये आपको लीडरशिप क्वांटिटी सिखा रही है, ये आपको अपॉर्चुनिटी इन द डेप्थ एक्सप्लोरेशन दे रही है, इन द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी दे रही है, टू अमंग द मेंबर, एनहांस करिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग को, और ये सपोर्ट करिए इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड कोलैबोरेशन को, ये सिविक्स एंगेजमेंट करिए, सोशल अवेयरनेस करिए, और ये क्लासरूम में आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है, और ये नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ विद द प्रोफेशनल, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं सोशल टाइम टीम पे, उनके साथ भी आपका नेटवर्क ग्रो कराती है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें डेडिकेटेड टाइम चाहिए, कोई कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट एंड द फैकल्टी मेंबर। आप चैलेंजेस फेस कर सकते हो, आप अट्रैक्ट करने में लोगों को, रिटेन करने में मेंबर्स को, रिफंड और रिसोर्सेज चाहिए आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए इवेंट्स, बैलेंसिंग क्लब एक्टिविटीज़ विद एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एकेडमिक के साथ साथ बैलेंस करना पड़ता है अपनी क्लब एक्टिविटीज़ को भी। पोटेंशियल होनी चाहिए कन्फ्लिक्ट करने के लिए और डिसआर्ग्यूमेंट करने के लिए अमंग द यूज़र। लिमिटेड पार्टिसिपेशन होती है फ्रॉम द स्टूडेंट, क्योंकि वो बिजी होते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या स्कूल्स में, और चैलेंज होता है इन क्लब्स को मेंटेन करना विदाउट चेंजिंग द लीडरशिप एंड द मेंबरशिप, और डिपेंड करता है फैकल्टी सपोर्ट पे और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग पे। अब एक हमारे पास होती है सेल्फ स्टडी लर्निंग एक्टिविटीज़। तो सेल्फ स्टडी लर्निंग एक्टिविटी को हम रेफर करते हैं वो एजुकेशनल टास्क या वो एक्सरसाइज जो स्टूडेंट को खुद पढ़ाने में इंडिपेंडेंटली सक्षम बनाती है, ताकि स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल्स खुद पढ़ के आ सकें, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर रीडिंग का असाइनमेंट हो सकती है, रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, लर्निंग रिसोर्सेज कोर्सेज हो सकती है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हो सकता है, और सेल्फ बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है। रोल ये है, ये प्रमोट करती है ऑटोनॉमी और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को, ये इनकरेज करती है पर्सनलाइज और लर्निंग एक्सपीरियंस को, डेवलप करती है टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को, ठीक है। ये फोस्टर करती है मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी को, ये अकोमोडेट करती है डिवर्स टाइप्स ऑफ लर्निंग को और पीस को, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स आप में डिपेंड करती है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इसमें आप में लेके आती है, और आप किसी टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो, लंबे समय तक याद रख सकते हो। स्टेप्स हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के, कि आपको पहले प्रॉपर गाइडेंस और रिसोर्स चाहिए होते हैं फॉर सेलेक्ट द रेलिवेंट टॉपिक एंड मटेरियल, फिर आपको क्लियर लर्निंग करनी होती है, ठीक है, और आपकी एक्सपेक्टेशन फॉर द सेल्फ स्टडी एंड इस्टेब्लिश करना होता है आपको अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन फॉर द सेल्फ स्टडी एक्टिविटी। आपको इनकरेज करना होता है स्टूडेंट को, ताकि वो क्रिएट करें स्टडी प्लान्स और टाइमलाइंस। ये ऑफर करता है आपको उसी टाइम फीडबैक, क्योंकि आप ये खुद पढ़ रहे होते हैं, और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको देता है जहाँ पे आप खुद पढ़ पाते हो, ठीक है। ये असेस करता है लर्निंग आउटकम्स थ्रू द असेसमेंट एंड द प्रोजेक्ट। अब इसकी ये थे हमारे स्टेप्स इसके, ठीक है। और फिर आती है हमारी एडवांटेजेस। ये प्रमोट करता है ऑटोनॉमी, आप खुद पढ़ते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लर्निंग समझते हो, आप पर्सनलाइज अपने ढंग से इसको पढ़ना पसंद करते हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने टॉपिक को पढ़ते हो, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हो, आपको ये सेल्फ मोटिवेट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है स्टूडेंट को अपने स्केड्यूल के हिसाब से, आप डीपर अंडरस्टैंड करते हो किसी टॉपिक को, क्योंकि इसमें आपकी एक्टिवली एंगेजमेंट होती है, और ये प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को किसी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए और इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए, ठीक है। मूविंग टू हेड, ये अकोमोडेट करता है डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ को। डिसएडवांटेज ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं कभी कभी किसी टॉपिक को खुद से पढ़ने के लिए, तो उनको एक्सटर्नल गाइडेंस चाहिए होती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाते हो, रिसोर्सेज में भी डिपेंड करते हैं स्टूडेंट के बैकग्राउंड और उसके सर्कमस्टांसिस पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको सेल्फ मॉनिटर करने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बच्चा किसी सब्जेक्ट में डीमोटिवेट भी हो जाता है, और ये फुल्ली आपकी गाइडेंस पर डिपेंड होती है, तो मे बी, और ये कहीं ना कहीं आपके क्लासरूम एक्टिविटीज़ को रिप्लेस भी नहीं कर पाती है। एनालाइज ऑफ अ न्यूज़, ये आप न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो की हेल्प से कर सकते हो। एनालाइज ऑफ अ न्यूज़ इन्वॉल्व करती है क्रिटिकल एग्जामिन करना किसी इन्फॉर्मेशन को जो प्रेजेंट की जाती हो मीडिया में, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो पे, ठीक है। ये प्रोसेस इंक्लूड करता है इवेलुएट करना क्रेडिबिलिटी, बायस और रेलिवेंस ऑफ द न्यूज़ रिसोर्सेज, क्या वो सही है, क्या वो गलत न्यूज़ है, सोशली है, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली है, क्या उसकी स्टोरी है। अब रोल ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, मीडिया लिटरेसी स्किल डेवलप करना, अवेयरनेस लेके आना कि ये बायस है, क्रेडिबल है, रिलायबल है न्यूज़ रिसोर्स, एंगेज करना आपको करंट इवन और सोशल इशू पे, प्रमोट करना आपको सिटीजनशिप्स और सिविक्स एंगेजमेंट को, एनकरेज करना खुद को डायलॉग और डिबेट कंटेम्परेरी टॉपिक्स पे, अंडरस्टैंड करना रोल और मीडिया को, ठीक है, एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग को समझना, प्रिपेयर करना स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सिविल सोसाइटी में। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है रेलिवेंट न्यूज़लेटर,
ठीक है, ब्रॉडकास्ट या फिर सेगमेंट ऑफ एनालिसिस, फिर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है ऑन द आइडेंटिफाई द की इशू, ठीक है, फिर आपको इनकरेज करना है स्टूडेंट को कि इवेलुएट करो कि क्रेडिबिलिटी है, बायस तो नहीं है, फिर आपको डिस्कशन करना है डिबेट और उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, अपनी न्यूज स्टोरी की फॉर्म में, फिर आपको इनकॉर्पोरेट करना है मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को, गेस्ट स्पीकर्स को, ताकि आप उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सको। अब इसके एडवांटेज ये है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करते हो, अपनी एनालिटिक स्किल्स को एनहांस करते हो, प्रमोट करते हो मीडिया लिटरेसी को, एंगेज करते हो स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर, इनकरेज करते हो डायलॉग और डिबेट्स में, स्टूडेंट अपना रोल ऑफ द मीडिया समझता है, एम्पैथी लेके आता है टुवर्ड्स द प्रोटेक्टिव टेकिंग एंड द एक्सपोजर टू द डिवर्स पॉइंट। आप प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन में, आप प्रोवाइड करते हो अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन विद अदर सब्जेक्ट। डिसएडवांटेज ये है कि पोटेंशियली बायस है और मिस फॉर्चुनेट हो सकता है न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स एनालिसिस करने में टाइम लगता है, स्टूडेंट का मे बी लैक ऑफ इंटरेस्ट हो करंट इवेंट के ऊपर, सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड होती है वाइल डिस्कसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशनल टॉपिक, असेसिबिलिटी चैलेंज हो सकता है, मे बी किसी के पास रिसोर्स ही ना हो, डिपेंडेंट ऑन द टीचर एक्सपर्टीज इन द गाइडिंग एंड एनालाइजिंग थिंग्स, ठीक है, रिस्क हो सकता है किसी स्टीरियोटाइप के ऊपर कि कोई ऐसी कोई पिछड़ी हुई रूढ़िवादी सोच आप में ना बैठ जाए, और बैलेंस करना अपनी लोकल नेशनल और ग्लोबल न्यूज़ को, ये भी एक कहीं ना कहीं सोशल इशू बन जाता है। अब हमें पढ़ने हैं टीचिंग मेथड्स, तो जिसमें हमारा सबसे पहले लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड वो होता है जिसमें टीचर बोल बोल के आपको चीज़ें समझा रहा होता है, वर्बली चीज़ों को रिप्रेजेंट करके समझा रहा होता है। ये आपको वो किसी विजुअल एड के साथ भी यूज़ कर सकता है, और ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, ठीक है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर रिज्यूम करता है कि उसको आपको बोल के पार्शियली नॉलेज को समझाना है। इसके एडवांटेज ये हैं कि ये डिलीवरी करता है नॉलेज की या फिर किसी टॉपिक की लार्ज ऑडियंस को, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है, ये लो करता है क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, और ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसमिशन ऑफ अ की इंफॉर्मेशन एंड द कोर्स कंटेंट, ये अडेप्टेड है वेरियस लर्निंग स्टाइल के ऊपर, सूटेबल है फाउंडेशनल नॉलेज कन्वे करने के लिए, थेरेटिकल कंसेप्ट के लिए, हेल्प करता है स्टूडेंट को नोट्स बनाने के लिए, कंसंट्रेशन से सुनने के लिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, और इंस्ट्रक्टर की एक्सपर्ट साइट्स को सुनने के लिए। अब डिसएडवांटेज ये है कि पैसिव लर्निंग होती है, बच्चे कुछ नहीं करते, टीचर सिर्फ बोलता रहता है, ठीक है, डिवर्स लर्निंग इसमें अकोमोडेट नहीं होती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है इंटरेक्शन में, रिस्क हो सकता है फॉर द इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए और क्लास बोर हो जाए, रिक्वायर करता है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है, मे नॉट बी इफेक्टिवली एड्रेस द इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड, किसी स्टूडेंट की स्पेसिफिकली नीड को नहीं कर पाता ये पूरा, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्टर के कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, क्या पता आपको उसको बोलने का पढ़ाने का स्टाइल पसंद ना आए, ठीक है, और इवेल्युएशन और असेसमेंट करना इसमें मुश्किल हो जाता है। और नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड होता है जहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, वो ग्रुप डिस्कशन डिबेट्स और डायलॉग फॉर्म के थ्रू किसी चीज़ को सीखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट क्रिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी क्रिटिकली थिंकिंग एनहांस होती है, वो कोलैबोरेट वे में अपने आइडियाज़ को, अपने कंसेप्ट को शेयर करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, एंगेजमेंट होती है स्टूडेंट के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, प्री इंटरेक्शन होती है, कोलैबोरेशन होती है, एक्सप्लोरेशन कर सकते हो आप व्यू पॉइंट्स पे एक दूसरे के, अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी कम्प्लेक्स टॉपिक को डायलॉग्स या डिबेट्स के थ्रू, अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट को अपनी आइडियाज़ को रखने की, यहाँ से आपकी लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं और आपको कोई टॉपिक लंबे समय तक याद रह जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्किल होनी चाहिए बाय द इंस्ट्रक्टर टू मैनेज द डिस्कशन इफेक्टिवली, ठीक है, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़े में पहुंच जाओ, लेट टू द डोमिनेंस बाय द सर्टेन स्टूडेंट, कई लोग डोमिनेंस पे उतर आते हैं कि भाई हम तो गलत है ही नहीं है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फॉर द लार्ज क्लासेस, और टॉपिक चूज करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टूडेंट फील करते हैं अनकंफर्टेबल कभी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए, डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट असेस लेवल होता है, कई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो रह जाते हैं और ये कवर नहीं कर पाते हैं एज मच एज इन्फॉर्मेशन जो आप टीचिंग और किसी टीचिंग मेथड से कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज अ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इन्वॉल्व करता है जहाँ पे स्टूडेंट प्रैक्टिकली वर्क करता है किसी टॉपिक पे, अपनी स्किल पे, किसी नॉलेज पे, और वो उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे अप्लाई करता है कि और किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे, ठीक है, ये स्टूडेंट कोलैबोरेटिवली इस पे काम करते हैं और ये स्टूडेंट इस पे अच्छे से काम करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट और डिज़ाइन करते हैं कोई अपनी आइडियाज़, कोई एक्सप्रेशन। अब इसके एडवांटेज ये है कि एक्टिव लर्निंग करते हैं स्टूडेंट, इसमें एंगेजमेंट होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स बनती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सेल्फ डायरेक्टेड इंक्वायरी पे चलते हो, आप समझते हो कि आपका सब्जेक्ट और कैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटरलिंक है, कोलैबोरेशन होती है, टीम वर्क होता है, ऑथेंटिसिटी मिलती है, असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक, मोटिवेट होता है स्टूडेंट, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को समझते हैं,
डिसएडवांटेजेस दिस कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, क्लियर गाइडेंस ना हो तो बच्चा मे भी गलत कर जाए चीज़, उसका फोल्डिंग की नीड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वर्क, मे भी किसी बच्चे को बिना काम किए एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए और किसी को काम करने के बाद भी मतलब कि उतना वैल्यू ना किया जाए। सब्जेक्ट के साथ करना चैलेंज हो सकता है, लार्ज क्लास के साथ करना चैलेंज हो सकता है, स्टूडेंट में भी स्ट्रगल करें अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है, और मे भी आपके करिकुलम के टॉपिक का ना हो और आपका करिकुलम कंप्लीट होने में टाइम लग जाए। द नेक्स्ट इज अ स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड होता है कि किसी को नरेट करके, किसी को एग्जाम्पल देके, किसी को स्टोरी सुना के कोई टॉपिक को समझाना, ठीक है, एंगेज करना स्टूडेंट को। इट्स टैप इनटू द पावर ऑफ अ स्टोरी टेलिंग टू कैपिटेट द ऑडियंस, इवोक द इमोशनल, उनकी इमोशंस को इंक्लूड करना, उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग दिलवाना किसी कोर्स मटेरियल की। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट लेके आना, उनकी अटेंशन लेना, ये इसके एडवांटेज है। अब अब्स्ट्रैक्ट और या कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी समझाना, ये भी एडवांटेज है। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के थ्रू पढ़ाना, उनकी मेमोरी रिटेंशन को एनहांस करना, कल्चर अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन कराना, ठीक है, थ्रू द स्टोरी टेलिंग इन द ट्रेडिशन। एक्टिव लर्निंग कराना, पार्टिसिपेशन कराना, उनको पर्सनल कनेक्शन की एक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और उनकी सपोर्ट करना लैंग्वेज डेवलपमेंट और लिटरेसी स्किल को। डिसएडवांटेज ये हैं कि इसमें हमें स्किल चाहिए होती है, एक इफेक्टिव स्किल कि भाई आपको स्टोरी के वे में उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। हर टॉपिक पे और हर स्टाइल पे सूटेबल नहीं होता है, हर सब्जेक्ट पे मे बी आपका फोकस आपके ऑब्जेक्टिव से हट जाए और आप कहानी ही सुनाते रह जाओ। स्टूडेंट मे बी स्टोरी टेलिंग को डिस्ट्रैक्टेड भी फाउंड कर सकते हैं, मे बी उनका ध्यान वहाँ पे ना जाए उस टॉपिक के मेन ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कल्चर और लिंग्विस्टिक बैरियर आ सकते हैं। अगर आप उसको हिंदी में बोल रहे हो और किसी बच्चे को हिंदी समझ नहीं आती है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें आप कन्वे कर पाते हो, पूरा मे बी टॉपिक ना कन्वे कर पाओ, चैलेंज आए क्लियरली किसी को समझाने में, और ओवर यूज ऑफ अ स्टोरी में लेड टू द मोनोटोनी और द लॉस ऑफ इम्पैक्ट ओवर द टाइम। सो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। सोशल साइंस का यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 सभी अपलोड हो गए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो बाय बाय एवरीवन।